हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, ऑल वाली प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी के बारे में, और ये मैं हिंदी में लेके इसलिए आई हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को हिंदी में चाहिए था ये नोट्स, तो इसलिए मैं यहाँ पर अपने खुद के बनाए हुए नोट्स जिनको पढ़कर मैंने दो बार सीटेट को क्वालिफ़ाई किया है। तो आइए चलते हैं इस नोट्स के बारे में। यहाँ पर मैं स्टडी करती हूँ और आपको बताती हूँ, समझाती हूँ कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, क्या क्या कहा और कैसे इस चीज़ को आप समझेंगे और क्वेश्चंस पर कैसे अप्लाई करेंगे। तो आइए चलते हैं इस थ्योरी पर। और थ्योरी पर पहुँचने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आइए चलते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या था, इसके बारे में यहाँ पर आज हम स्टडी करेंगे। तो लॉरेंस कोहलबर्ग की बात करें तो इन्होंने ये रहने वाले कहाँ के थे, तो ये रहने वाले थे यूएसए के और मनोवैज्ञानिक थे। लॉरेंस कोहलबर्ग नाम था इनका, और इन्होंने 1984 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो ये इनकी बुक का नाम था। और इनके जो थ्योरी थी, इनकी थ्योरी में जो एक कमी थी, वो कमी क्या थी कि इन्होंने जेंडर के बारे में बात नहीं किया था, जेंडर को परिभाषित नहीं किया था, और जिसकी वजह से इनकी थ्योरी की आलोचना भी हुई। और आलोचना किसने किया था, तो आलोचना गिलिगन साहब ने किया था कि इन्होंने मेल के बारे में सिर्फ बात की है। यानी लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपनी थ्योरी में केवल जेंडर को परिभाषित नहीं किया, केवल मेल के बारे में ही बात की है। तो गिलिगन साहब ने ये तर्क अपना दिया था। आइए चलते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की ओर। तो यूएसए के रहने वाले मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग ने बालकों के विकास के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादन किया जिसका नाम था नैतिक विकास सिद्धांत। आइए चलते हैं इस सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। और जानने से पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर इनकी जो थ्योरी थी, वो थ्योरी किस पर आधारित थी। तो यहाँ पर इन्होंने जो एग्ज़ाम्पल लिया था वो जो है रियल लाइफ का एग्ज़ाम्पल लिया था, जो कि हिंज की स्टोरी थी। हिंज साहब थे, उनकी स्टोरी थी। तो इनकी स्टोरी के आधार पर इन्होंने अपना नैतिक विकास सिद्धांत दिया था। आइए चलते हैं इनके नैतिक विकास सिद्धांत के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि इस सिद्धांत में कोहलबर्ग का मानना था कि नैतिकता बालकों में आयु के अनुसार आती है व 3 मुख्य स्तर होते हैं। इनका कहना था कि बालक के अंदर जो नैतिकता है वो आयु के अनुसार बढ़ती है। तो इनका ऐसा मानना था और उन्होंने ऐसे 3 मुख्य स्तर बताए हैं। आइए चलते हैं इन स्तरों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा इन्होंने कहा परंपरागत स्तर, तीसरा इन्होंने कहा उत्तर परंपरागत स्तर। यानी 3 लेवल्स में इसको इन्होंने डिवाइड कर दिया नैतिक विकास सिद्धांत को। आइए बात कर लेते हैं मॉरल रियलिज्म क्या होता है, यानी नैतिक वास्तविकता क्या होता है। तो नैतिक विकास की वह अवस्था जहाँ बच्चे नियमों को अंतिम मानते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, मॉरल वास्तविकता, यानी कि नैतिक वास्तविकता इसे हम कहते हैं, मॉरल रियलिज्म कहते हैं। यानी बच्चे जो नियम लिख दिए गए हैं उनको ही वो अंतिम निर्णय मानते हैं, अंतिम नियम मानते हैं। यानी कि सच जो है, यहाँ पर जो ट्रुथ है वो क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया, जिसको बदला नहीं जा सकता। नियम ऐसे बना दिए गए हैं जिनको बदला नहीं जा सकता, और बच्चे उनको क्या कर लेते हैं, उन्हीं को सत्य मानते हैं, उन्हीं नियमों को अंतिम नियम मानते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है मॉरलिटी ऑफ कोऑपरेशन, यानी नैतिक सहयोग क्या होता है। नैतिक सहयोग इसके बारे में जानेंगे। तो विकास की वह अवस्था जहाँ बच्चे यह समझते हैं कि नियम लोगों ने बनाए हैं और उन्हें बदला भी जा सकता है। तो ये जो हमारी
थॉट है ये कब विकसित होती है, जब बच्चा क्या करता है, मॉरलिटी ऑफ कोऑपरेशन यानी इसको समझने लगता है। तो विकास की वह अवस्था ये कहलाती है कि जब बच्चा क्या करे कि समझ जाए कि ये नियम क्या हैं, तो ये नियम समाज के द्वारा बनाए गए हैं, लोगों ने बनाए हैं और इन नियमों को बदला भी जा सकता है, इनमें सुधार भी किया जा सकता है। तो ये हमारा मॉरलिटी ऑफ कोऑपरेशन के नाम से जाना जाता है, जिसे हम नैतिक सहयोग टर्मिनोलॉजी से डिस्क्राइब करते हैं। आइए चलते हैं इस थ्योरी में आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, मैं ये टाइप डिस्कस करने से पहले हिंज साहब की जो स्टोरी थी उसके बारे में आपको बता दूं कि हिंज साहब क्या थे। तो हिंज साहब एक आदमी थे जिनकी पत्नी क्या थी, बीमार थी। तो हिंज साहब के पास पैसे नहीं थे और ये दवा लेने गए डॉक्टर के पास, तो वो वहाँ पर इनको दवा अवेलेबल नहीं हो रही थी। तो इन्होंने सोचा कि मैं क्या करूँ। तो हिंज साहब ने क्या किया कि दवा को इन्होंने चोरी कर लिया, लेकिन चोरी करने से पहले ये सोच रहे थे कि अगर चोरी नहीं करता हूँ तो मेरी वाइफ मर जाएगी, और अगर मैं चोरी कर रहा हूँ तो ये गलत काम है, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। तो ये इनकी क्या थी, नैतिक दुविधा थी। नैतिक दुविधा का मतलब ये है कि मतलब उस चीज़, वो चीज़ क्या है, दोनों ही तरफ से नुकसानदेह है, लेकिन इसमें बंदे को ये सोचना पड़ जाता है कि कौन सा नुकसान वो झेल सकता है और कौन से नुकसान, कम से कम नुकसान उठाया जा सकता है। तो यहाँ पर ऐसी स्टोरी थी। मैं पूरी स्टोरी को डिटेल में डिस्कस यहाँ पर नहीं कर रही, लेकिन मेरी स्टोरी का जो हिंज की स्टोरी का मॉरल था उसमें क्या था कि नैतिक दुविधा में, यानी कि वो इधर भी जाएगा तब भी वही चीज़ होगा और उधर भी जाएगा तब भी उसके साथ बुरा हो रहा। मैं इसको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको समझा रही हूँ कि अगर एक ट्रेन की पटरी है और वो ट्रेन की पटरी पर कुछ लोग यहाँ खड़े हैं, मान लीजिए ये ट्रेन की पटरी है और यहाँ पर डाइवर्जन है आगे, और कुछ लोग इधर से इधर को क्रॉस कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ 4 लोग हैं और ये 4 लोग क्रॉस कर रहे हैं, इधर 3 लोग हैं या 1 लोग हैं, इधर 1 लोग क्रॉस कर रहे हैं, और ट्रेन यहाँ से आ रही है। और ट्रेन जैसे आ रही है तो ये ट्रेन किधर जाएगी नहीं पता, इस तरफ मुड़ेगी या इस तरफ मुड़ेगी, डाइवर्जन है। लेकिन जो यहाँ पर बंदा खड़ा है, जो इस सिग्नल को बंद कर रहा है, खोल रहा है, वो सोच रहा होगा कि क्या करें, इस ट्रेन को किधर मोड़ने के लिए हम कहें, इधर मोड़ें या इधर मोड़ें, जिस तरफ 4 लोग निकल रहे हैं या जिस तरफ 1 लोग निकल रहे हैं। तो यहाँ खड़ा जो बंदा होगा, यहाँ जो खड़ा बंदा होगा, जो इस सिग्नल को बंद कर रहा होगा, ओपन कर रहा होगा, उसके अंदर क्या होगा कि मैं इधर से करता हूँ तो भी लोग मरेंगे और मैं इस तरफ से करता हूँ तो भी लोग मरेंगे, दोनों ही तरफ से लोग मरेंगे। लेकिन जो यहाँ खड़ा बंदा है वो सोच रहा है कि अगर मैंने इधर ट्रेन को मोड़ा तो यहाँ पर 4 लोग मर जाएंगे, लेकिन अगर मैंने इधर ट्रेन को मोड़ा तो यहाँ पर 1 ही मर जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ जो खड़ा बंदा है उसको क्या है, उसको मॉरल नैतिक दुविधा, यानी कि उसको यहाँ पर क्या है, नैतिक दुविधा है। वो नहीं समझ पा रहा है कि क्या करे। अगर वो मान लो कि इधर को ट्रेन को मोड़ दिया तो इधर 4 लोग हैं तो ज़्यादा का नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर इधर मोड़ दिया तो भी यहाँ नुकसान हो रहा है। एक मान लो ये 4 लोग हैं लेकिन इसके घर में और सारे लोग हैं जो इसके घर को चला सकते हैं, लेकिन ये बंदा अगर अकेला है और यही मर जाएगा तो हो सकता है इसका परिवार ना चल सके। यानी ये जो हमारी नैतिक दुविधा वाली, जो मॉरल डिलीमा वाली जो कंडीशन है, ये ही हमारा क्या है, इसका मेन पर्पज़ है। तो ये अंडरस्टैंड हो गए होंगे आप लोग कि ये जो हिंज की स्टोरी थी वो क्या थी, नैतिक दुविधा पर आधारित थी। और नैतिक दुविधा होता क्या है कि ऐसी परिस्थिति जहाँ कोई भी चुनाव करना स्पष्ट रूप से या विवादास्पद हो सकता है, यानी नुकसान तो तय है, चाहे वो इधर से सिग्नल को मोड़ दे, ट्रेन को मोड़ दे या उधर से मोड़ दे, दोनों ही तरफ से क्या है, नुकसान तो पक्का ही पक्का होने वाला है। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, मॉरल डिलीमा बोलते
बोलते हैं या फिर नैतिक दुविधा बोलते हैं। तो आइए अब चलते हैं टाइप्स की ओर। तो टाइप्स में पहला टाइप जो कोहलबर्ग साहब ने दिया था, उन्होंने कहा कि जो पहला टाइप है लेवल 1 है, इसे हम प्री कन्वेंशनल स्टेज के नाम से जानते हैं, या फिर इसे पूर्व परंपरागत स्तर बोलते हैं या प्राक परंपरागत स्तर बोलते हैं। और इसका फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ये कहता है कि यहाँ नैतिकता का प्रथम स्तर माना जाता है। यानी अगर हम बात करें कि इस थ्योरी का जो पहला लेवल है, इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो कहता है नैतिकता का प्रथम स्तर माना गया है किसको, पूर्व परंपरागत स्तर को। दूसरा पॉइंट कहता है इस स्तर पर बालकों की आयु 4 से 10 वर्ष की निर्धारित की गई। थर्ड पॉइंट जो कि इम्पॉर्टेंट है, ये कहता है कि इस स्तर पर बालकों के नैतिक मानक दूसरों के द्वारा तय किए जाते हैं, यानी दूसरों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, अर्थात इस स्तर पर नैतिकता दूसरों के द्वारा स्थापित की जाती है। बालक स्वयं नहीं निर्धारित करते, उनके माँ बाप या उनके सगे संबंधी या उनका समाज निर्धारित करता है कि क्या सही है उनके लिए और क्या गलत है। बच्चे यहाँ खुद डिसाइड नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इस स्तर पर बालकों के स्वयं के विचार, तर्क, चिंतन का कोई स्थान यहाँ पर नहीं होता। और 5 पॉइंट क्या कहता है, इस स्तर पर बालक किसी भी व्यवहार को सही गलत, अच्छा या बुरा, या फिर उनके जो भौतिक परिणाम होते हैं उनके आधार पर ये निर्धारित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इस स्तर पर नैतिकता स्थापित करने के लिए 2 सोपान यहाँ पर बताए गए हैं नैतिकता को स्थापित करने के लिए। आइए उन 2 सोपानों के बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त करते हैं। गाइस, आप सभी हैं जिन लोगों ने YouTube चैनल को हमारे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए चलते हैं जो 2 पॉइंट उन्होंने बताए। फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने कहा 2 सोपान जो बताए। पहला जो सोपान बताया वो बताया एक अच्छे व बुरे कार्य का निर्धारण शारीरिक दंड द्वारा होता है। यानी पहला जो पॉइंट है वो क्या है, पनिशमेंट या ओबीडियंट ओरिएंटेशन, यानी दंड व आज्ञा पालन अभिमुखता। और इसके अंतर्गत क्या है, नियमों का पालन सज़ा को हटाने के लिए होता है। फिर यहाँ पर दूसरा पॉइंट कहता है इंस्ट्रूमेंटल ओबीडियंट ओरिएंटेशन। कहने का मतलब यहाँ क्या है, आदान प्रदान। आदान प्रदान का मतलब जैसे कि इन्होंने कहा व्यक्तिगत पुरस्कार, जैसे पुरस्कार, प्रशंसा, प्रोत्साहन, यानी कि तुम मेरा काम करो और मैं तुम्हारा काम करूं। तो ये हमारा आदान प्रदान यानी सापेक्षिक यांत्रिक अभिमुखता कहलाता है। तो ये था हमारा सेकेंड पॉइंट। आइए चलते हैं अब लेवल 2 की ओर। और लेवल 2 क्या कहता है, ये कहता है कन्वेंशनल लेवल। इसको हम बोलते हैं परंपरागत स्तर। पहले वाले को पूर्व या फिर प्राक परंपरागत बोलते थे, इसको हम परंपरागत स्तर बोलते हैं। और यहाँ पर नैतिक तार्किकता डेवलप हो जाती है, यानी क्या करते हैं, बच्चे मॉरल रीजनिंग को करने लगते हैं। सेकेंड पॉइंट कहता है इस स्तर पर बालकों में नैतिकता समाज के द्वारा स्थापित की जाती है। यह नैतिकता का वह स्तर होता है जहाँ पर हम दूसरों के द्वारा बनाए गए नैतिक मानकों को मानने लगते हैं। यानी यहाँ पर ही नियम अभी जो है वो बच्चे के द्वारा नहीं, बल्कि यहाँ समाज द्वारा जो निर्धारित किए गए हैं उसे ही हम मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। आप यहाँ पर नैतिकता किसके द्वारा, तो समाज के द्वारा, दूसरों के द्वारा यहाँ पर बनाया जा रहा है। इस स्तर पर बालक किसी व्यवहार को सही या गलत बताने के लिए समाज के व्यक्तियों का सहारा लेता है कि वो सही चीज़ है या गलत चीज़ है। थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इस स्तर पर नैतिकता स्थापित करने के लिए 2 सोपान यहाँ भी बताए गए हैं। पहला सोपान कहता है अथॉरिटी मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, यानी अधिकार संरक्षण अभिमुखता, यानी कानून अगर बना है, कानून मानना है। तो यहाँ पर अगर अथॉरिटी बना दी गई है, कानून बना दिया गया है, तो वो नियम वहाँ पर फॉलो करने होंगे। और दूसरा कहता है, यानी इसका जो सेकंड सोपान है वो कहता है अच्छी लड़की या अच्छा लड़का अभिमुखता, यानी गुड गर्ल, गुड बॉय एंड नाइस गर्ल। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा इसका यानी चौथा सोपान आएगा। तो ये हमारा सोपान था। आइए चलते हैं आगे।
और आगे ये कहता है यहाँ पर, अब इनके कोहलबर्ग का जो लास्ट वाला जिसे हम पोस्ट कन्वेंशनल लेवल बोलते हैं यानी उत्तर परंपरागत स्तर बोलते हैं, इस स्तर में इन्होंने कोहलबर्ग साहब ने क्या बताया, इन्होंने कहा कि यह नैतिकता का सबसे उच्चतम स्तर माना जाता है। इस स्तर पर बालकों की आयु 13 वर्ष के बाद निर्धारित की गई है। इस स्तर पर बालकों में बिना किसी दबाव के नैतिकता स्थापित की जाती है यानी मॉरलिटी को स्थापित किया जाता है। इस स्तर पर बालक उन्हीं को सार्वभौमिक सत्य उन्हीं को मानते हैं जो सार्वभौमिक सत्य हों, जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि यह नैतिकता का वह स्तर होता है जहां बालकों में स्वयं के तर्क या विचार या चिंतन स्थान ले चुके होते हैं, यानी बालक यहाँ जो नैतिकता को स्थापित कर रहा होता है वो अपने दम पर, अपने तर्क पर, अपनी सोच पर, अपने विचार और चिंतन पर स्थापित करता है। इसके भी 2 सोपान हैं। पहला सोपान कहता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक ओरिएंटेशन, जिसे हम सामाजिक अनुबंधन या विधि सम्मत अभिमुखता बोलते हैं, यानी सही होना सामाजिक सहमति पर निर्भर है जो व्यक्ति की स्वयं के अधिकारों से जुड़ा हो। यानी यहाँ पर जो नियम बनाए गए, जो कानून बनाए गए, जो विधि सम्मत है वही यहाँ पर मानते हैं। और दूसरा पॉइंट, उन बातों को मानते हैं जो क्या है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत हैं या फिर यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन इनको कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर सार्वभौमिक का मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, यूनिवर्सल चीज़ें हो गई, उनको ये मानते हैं। आइए इस पूरी थ्योरी को हम यहाँ पर शॉर्ट में एक ट्रिक के माध्यम से समझ लेते हैं जिससे आपको याद रहेगा। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत दिया था, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। कितने टाइप बताए थे? 3 टाइप बताए थे। पहला था प्री कन्वेंशनल, दूसरा है कन्वेंशनल और तीसरा है पोस्ट। प्री को हम बोलते हैं प्राक या पूर्व, सेकंड को कन्वेंशनल बोलते हैं या फिर परंपरागत बोलते हैं, और पोस्ट को उत्तर परंपरागत या फिर पोस्ट कन्वेंशनल बोलते हैं। इसमें क्या आएगा, तो बालक आएगा प्री में, दूसरे में जवान आते हैं, तीसरे में समझदार। बालक 2 तरीके का सोपान आगे चल के डिवाइड हो जाएगा। पहला, या तो उसको पुरस्कार मिलेगा या फिर दंड मिलेगा। दूसरा है यहाँ पर, या तो वो अच्छा लड़की अच्छी लड़की अच्छा बॉय बनेगा, यानी अच्छा लड़का बनेगा, अच्छी लड़की बनेगी। दूसरा यहाँ पर क्या है, जो नियम है वो उसको मानने होंगे। और तीसरा यहाँ पर क्या है कि दूसरों के प्रति जागरूक रहेंगे और जो यूनिवर्सल ट्रुथ है उसको वो समझेंगे, मोह माया से यानी कि दूर रहेंगे, या फिर ऐसी जो थॉट्स होती हैं उन सारी थॉट्स को वो मानेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये थ्योरी जो कोहलबर्ग साहब ने दी थी, 3 लेवल थे इसके, ये तीनों लेवल के बारे में मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में बता दिया। एक और पॉइंट है जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मॉरल रीजनिंग। तो मॉरल रीजनिंग क्या होती है, नैतिक, जिसे हम बोलते हैं नैतिक तर्कड़ा या फिर नैतिक तर्क, यानी फैसले में प्रयोग होने वाली चिंतन प्रक्रिया जो सही एवं गलत को तय कर सकते हों जिनके अंदर, तो उनके अंदर क्या है, मॉरल रीजनिंग के गुण आ चुके होते हैं। तो ये था हमारी थ्योरी का पूरा सेशन। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन जो कि नैतिक विकास सिद्धांत जो लॉरेंस कोहलबर्ग साहब ने दिया था, तो इनके बारे में और इनकी थ्योरी में जो कमी थी वो कमी क्या थी कि जेंडर के बारे में इन्होंने बात नहीं किया, परिभाषित नहीं किया कि यहाँ पर मेल और फीमेल। तो और किसने किया था, तो ये गिलिगन साहब ने किया था, और इनकी जो स्टोरी थी वो हिंज साहब पर आधारित थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत समझ में आ गया होगा, जो कि मैं पूरी तरह हिंदी में लेके आप लोगों के लिए आई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे गाइस। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।